नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दिनांक 15 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे युगांडा के जो राष्ट्रपति बने हैं 7वीं बार कौन, मुसेवेनी। ठीक है, लगातार 7th टाइम जो है युगांडा के राष्ट्रपति बन गए और लगभग 40 साल से युगांडा की सत्ता पे काबिज है। थोक महंगाई क्या होती है, WPI, उसके बारे में समझेंगे और कैसे ये अपने सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गई है 42 महिला के। यश कुमार ने जूनियर एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड जीता, ये भी अच्छी उपलब्धि है और ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं। रोबोट का खतरा किस प्रकार बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार जो आने वाले रोजगार है, जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स है उन पे किस तरह का खतरा बढ़ रहा है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मणिपुर संकट क्या है ये समझेंगे। किस तरह से हमारा जो आंतरिक सुरक्षा हमारे सिलेबस में मेंशन है उससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पीएम सूर्यघर जो योजना है इसके बारे में बात करेंगे। महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, कैसे काम करती है, कैसे इसका फायदा ले सकते हैं और सब्सिडी का पैटर्न क्या है। आगे बांध पुनर्वास ड्रिप हमारी एक योजना है, एक रणनीति है लॉन्ग टर्म। ठीक है, हमारे बांधों के संरक्षण के लिए, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज को अपन एक एक करके बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले युगांडा के बारे में देखिए, इंटरनेशनल न्यूज है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मुसेवेनी जो है 7वीं बार वहां के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 81 साल के हैं और 1986 से लगातार लगभग 40 साल हो गए हैं कि वो युगांडा की सत्ता पे काबिज है। कि कौन सी बार, 7वीं बार। नाम याद रखेंगे, मुसेवेनी। पूरा नाम है योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, अफ्रीका का कंट्री है, पूर्वी अफ्रीका का युगांडा, और उसके ये 7वीं बार जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। और युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप उनका योवेरी मुसेवेनी जो नाम है वो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे थोक महंगाई की। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपने सुना होगा एक तो जैसे थोक दुकानदार, या ऐसे बोला होगा मैं तो सामान होलसेल पे बेचता हूँ। होलसेल एंड रिटेल, इसका क्या मतलब है? यहाँ है कि यहाँ आइटम, एक एक आइटम दुकानदार ग्राहक को बेचता है, और यहाँ बल्क में यानी कि एक साथ काफ़ी आइटम ग्राहक को बेचे जाते हैं। तो ये फर्क होता है होलसेल में और रिटेल में। रिटेल जो महंगाई होती है उसको CPI बोला जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और होलसेल जो महंगाई होती है उसको बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। और अभी हाल ही में जो न्यूज़ है वो होलसेल महंगाई के बारे में है, यानी कि WPI के बारे में है, जो कि 42 महीनों में सर्वोच्च स्तर पे अपने पहुंच गई है। पिछले साल मार्च में 3.88% थी, जो बढ़ के अभी हो गई है 8.3%, यानी कि लगभग 3 गुना का जो है इसमें जो बदलाव पिछले साल के डेटा के हिसाब से आ गया है। और इसकी मेन वजह है ईंधन। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी बात करी थी कि ये जो मध्य एशिया में ये जो संकट चल रहा है, इस संकट से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है तेल और गैस की सप्लाई। और हम लगभग अपनी ज़रूरत का 50% से अधिक जो कच्चा तेल है वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और गैस भी। और तेल और गैस ऐसे सेक्टर है जो लगभग हर व्यापार से, हर उद्योग से, हर तरह की गतिविधि से जुड़े हुए होते हैं। जब इनकी सप्लाई में कमी आती है तो आपको पता है प्राइस बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो फिर बाकी जो आइटम है, बाकी जो उत्पाद है, उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है। और यही सबसे मेजर कारण जो है निकल के आ रहा है WPI के बढ़ने का। और हमने कल स्टैगफ्लेशन की बात करी थी कि अगर यही समस्या रहती है, महंगाई भी बढ़ती है और साथ में अगर रोजगार भी छीनने लगता है लोगों का, तो फिर स्टैगफ्लेशन की समस्या आ जाएगी और इससे निपटने के लिए सरकार को काफ़ी जूझना पड़ेगा। मुख्य कारण पश्चिम एशिया का ये संघर्ष ही है, जहाँ कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि लगातार हो रही है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे न्यूज जो हमारी स्पोर्ट्स न्यूज जो है, यश कुमार जो है एशिया में इन्होंने गोल्डन पंच यानी कि गोल्ड जीता है अपनी वेट कैटेगरी में, और राजस्थान से गोल्ड जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। 14 साल की इनकी एज है और देश के लिए इन्होंने इतिहास रच दिया है। कि रहने वाले कहाँ के? भरतपुर का धनशोटी जो गांव है, यहाँ के रहने वाले हैं। और चैंपियनशिप का नाम है जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और यहाँ पे जीता इन्होंने गोल्ड। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, यूँ कहा जाए कि राजस्थान के पहले व्यक्ति है जिन्होंने ये जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। टूर्नामेंट का नाम आप याद रखेंगे, जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी कि जूनियर जो कैटेगरी थी उसमें जीता है। और कहाँ हुआ था टूर्नामेंट? ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था। इनकी वेट कैटेगरी कितने से जीते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जूनियर वर्ग में एशियन गोल्ड जीतने वाले राजस्थान के पहले बॉक्सर
ये बन गए हैं। यश का नाम आप याद रखेंगे, यश ने सबको यशीभूत कर दिया है। ठीक है, प्रतिद्वंदी जो थे उनके कजाकिस्तान के सायत राकिम बेर्दी। कई एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता, तो हल्का सा आप ध्यान रखेंगे, अगर इतना डेप्थ में अगर सवाल पूछा जाता तो आप भी क्लिक करने की कंडीशन में रहे। ठीक है, चलिए आगे। आपने थोड़े दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया था, तो माननीय जो कौशिक थी, इनके साथ में 4 और 5 जो स्पोर्ट्समैन थे उनको भी डीएसपी रैंक जो है नियुक्त किया गया था। देखिए होता क्या है, राज्य सरकार जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऐसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करती है और उनको सीधी नियुक्ति देती है। किसमें? पुलिस विभाग में। और डिपेंड करता है, किसी को सब इंस्पेक्टर, किसी को इंस्पेक्टर और किसी को डीएसपी रैंक पे। तो माननीय कौशिक भी उन 5-6 स्पोर्ट्समैन में थी जिनको सीधा डीएसपी रैंक पे नियुक्त किया था। और अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट जो है भोपाल में आयोजित हो रहा था, 24वीं सुरेंद्र कुमार नेशनल शूटिंग जो जगह है वहाँ पे, वहाँ 50 मीटर 3 पोजीशन में कांस्य पदक जो है मनानी ने जीता है 587 अंकों के साथ में। दूसरे नंबर पे मोनिका जाखड़, कीर्तिराज राठौड़। और ये जो है स्पेशली आप नाम याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। और वो जो पुरानी न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस करी थी। आगे देखिए, रोबोट देखिए दोस्तों, एक आने वाले समय की एक चुनौती है। और रोबोट सिर्फ एक चुनौती नहीं है, एआई इनेबल्ड रोबोट जो है, यानी कि ऐसे रोबोट जो एआई से स्वचालित हो, एआई से संचालित हो, ऐसे रोबोट अब समस्या बनने जा रहे हैं। रीजंस, पहला रीजन ये है कि जो काम आदमी कर सकता था या करता था, वो अब इसके द्वारा किया जा सकता है। अब यहां समझिए एक बात को, जैसे रमेश है, ठीक है, रमेश मान लीजिए कि एक कपड़े की जो दुकान है उसमें काम करता है। क्या काम करता है? टी शर्ट बनाता है। ठीक है, अब रमेश मान लीजिए सुबह आया 8 बजे, ठीक है, 2 घंटे काम किया, उसके बाद में ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। आधे घंटे बाद आया, 1 घंटे काम किया, उसके बाद सिगरेट ब्रेक के लिए चला गया। ठीक है, और शाम को 5 बजे रमेश घर के लिए चला जाएगा। इस बीच में 1-2 और इस तरह के चाय और सिगरेट के इस टाइप के ब्रेक ले लिए मान लीजिए। अब ये ब्रेक ले लिए इन्होंने, तो सोच के देखिए, अगर 8 घंटे ड्यूटी करी है तो लगभग 5 से 6 घंटे इन्होंने काम किया है। ठीक है, अब इधर वो उसी वही ले लीजिए आप, एक रोबोट है, नाम है KYJ। अब KYJ को मॉर्निंग 8 o'clock शुरू किया, ये लगातार 6 बजे तक काम करता रहा। फिर लगातार ये रात को 12 बजे तक भी काम करता रहा, अगले दिन सुबह 6 बजे तक भी काम करता रहा। इसको जो भी फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बस वो चार्ज करना पड़ेगा और इसको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि रमेश से लगभग 10 गुना काम कर देगा। और सैलरी भी इसको रमेश से बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, और जो इनिशियल कॉस्ट आएगी वो रमेश की 3-4 महीने 5 महीने की सैलरी में एक रोबोट को खरीदा जा सकता है। तो आप सोच के देखिए, जब इस तरह के रोबोट आएंगे तो क्या रमेश की जॉब बचेगी? आपका आंसर होगा ओबियसली नहीं बचेगी। तो यही समस्या जो है अब आ रही है। सबसे पहले 1996 में डीप ब्लू जो एक रोबोट था, उसने शतरंज में सामने वाले खिलाड़ी को हरा दिया था। ये सबसे पहली बार एक संभावना के रूप में सामने आया था। 2024 में चीन में हाफ मैराथन में रिकॉर्ड जो ह्यूमन का था वो रोबोट ने तोड़ दिया। यानी कि दौड़ने का जितने कम टाइम में मानव जो पहुंचा था उसका जो रिकॉर्ड है वो रोबोट ने तोड़ दिया। और 2050 तक ये अनुमान है, मॉर्गन स्टैनली एक जो है थिंक टैंक है वैश्विक रूप से उसका, कि 1 अरब से ज़्यादा रोबोट जो है दुनिया में होंगे। यानी कि आप सोच के देखिए, अभी 8 अरब लोग हम धरती पे हैं लगभग, और 2050 तक उनमें से 1 अरब जो है वो रोबोट होंगे। यानी कि हर 8वें व्यक्ति के बाद एक रोबोट। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। अब देखते हैं मानव सभ्यता और जो वैज्ञानिक फर्टिनिटी के लोग हैं वो इस चुनौती को किस तरह से लेते हैं और क्या समाधान इसके निकालते हैं। क्या क्या संकट है? नौकरी का संकट है। ब्लू कॉलर जॉब्स, जो मजदूरी श्रम जिसके बारे में हमने बात करी, वो सबसे पहले खतरे में है, क्योंकि कभी न थकने वाले रोबोट इंसान की जगह आराम से ले लेंगे, क्योंकि इंसान की अपनी ज़रूरत है, उसको नींद चाहिए, खाना चाहिए, सारी चीज़ें, उनको कुछ नहीं चाहिए। सोफिया एक रोबोट बनी थी 2016 में, और इसके चेहरे पर 62 एक्सप्रेशन थे, यानी कि 62 प्रकार के एक्सप्रेशन ये कर सकती थी। अब आप सोच के देखिए, ह्यूमन काइंड में भी इससे ज़्यादा होते हैं एक्सप्रेशन, लेकिन हम कितने कर पाते हैं, जबकि एक रोबोट में 62 प्रकार के जो एक्सप्रेशन थे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे। आगे AI प्लस रोबोट बन के सुपर स्किल बन जाएगा, तो इनकी जो स्किल है वो भी बढ़ जाएगा।
तो हो सकता है कि मजदूरी श्रम से आगे बढ़कर भी जो जॉब है उनको भी ये जो है रिप्लेस कर दे। 1920 में चेक लेखक कारेल केपेक ने जो है रोबोट शब्द 1920 में दिया था। तो ये जो शब्द पुराना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं है, लेकिन अब इसका स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि 2050 तक 1 अरब से ज़्यादा ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो काम करेंगे। तो इस हिसाब से जो है दुनिया में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और ये जो संभावना ये व्यक्त की जा रही है। आगे देखिए अशांत मणिपुर। मणिपुर में पिछले 2 साल से एक हिंसा का जो वातावरण है वो बना हुआ है और अभी दोबारा वो ट्रिगर हुआ है। ट्रिगर होने का मतलब है कि दोबारा उसमें एक तेजी देखने को मिली है। देखिए मणिपुर हमारा सीमा सेक्टर वाला जो है राज्य है, म्यांमार से सीमा साझा करता है और हमारी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो है एंगल वो म्यांमार में पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना से नज़दीकी है, म्यांमार से वहाँ पे बॉर्डर इस तरह की नहीं है कि जहाँ फेंसिंग हो रखी है, आपस में आवाजाही है और उसकी वजह से बहुत सारे पैसे, अवैध हथियार, मादक पदार्थ ये जो है वहाँ से इंडिया में आए जाते हैं और इंडिया में स्टेबल करने के लिए बहुत सारे बाहर के लोग भी जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब जो ये हिंसा है 3 साल से चल रही है और कब थमेगी इस बात को लेके ये आर्टिकल लिखा गया और इसमें देखिए 2 समुदाय है, कुकी एवं मैतई, और राज्य के संसाधनों को लेके, ठीक है, राज्य सत्ता को लेके आपस में दोनों समुदाय जो है संघर्ष करते रहते हैं। 3 साल से हिंसा जारी है, 250 लोगों की मौत हो गई है, हजारों लोग विस्थापित भी हो गए हैं। कुकी और मैतई जो समुदाय है वो आपस में लड़ते हैं और हाल ही में जो है ये घटना हुई है। इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेके मणिपुर एक क्या वाकई में बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ठीक है, सरकार को किस तरह से इस तरह के राज्य में अगर हिंसा होती है दोनों समुदायों के बीच में बैठ के इनकी जो टेंशन है इनको कम किया जाना चाहिए, बातचीत से और सारी चीज़ें जो है इन पर डिस्कशन करके समाप्त की जानी चाहिए। समाधान क्यों नहीं है? क्योंकि बातचीत की टेबल पे दोनों पक्ष आ ही नहीं रहे हैं और राजनीतिक संजीदगी का जो है दोनों में अभाव है और समझौते सिर्फ कागज पे हो रहे हैं। देखिए कागज पे समझौते आने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर कोई वास्तविक चीज़ धरातल पे लागू करनी है तो उसके लिए उनको टेबल पे आना पड़ेगा और एक दूसरे को समझना पड़ेगा और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि मणिपुर और पूरे के पूरे सातों जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, सिक्किम को मिला ले तो 8 स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपस में इस तरह के लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आगे एक सरकारी योजना है पीएम सूर्यघर योजना और इसको लेके अभी एक डेटा ये आया है कि राजस्थान ने भी 2 लाख जो कनेक्शंस है पीएम सूर्यघर योजना के तहत उनको क्रॉस कर लिया है। देखिए ये योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जो है इसमें प्रावधान है और 3 प्रकार की सब्सिडी इसमें दी जाती है। अगर 1 मेगावाट का आपका जो प्रोजेक्ट है तो 30,000 की सब्सिडी, 2 मेगावाट 60,000 और 3 मेगावाट है तो 78,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी दी जाती है। होता क्या है देखिए, बेसिकली आप मान ली सुरेश का घर खाली पड़ा है, घर यानी कि नीचे तो वो लोग रहते हैं लेकिन उसकी जो छत है वो खाली पड़ी है। अब वो क्या करेगा, वो फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे जाके बोलेगा कि भाई मुझे सोलर लगवाना है, तो ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पे सरकार जो है सोलर इंस्टॉलेशन उसके लिए कर देगी। अब मान लीजिए ये 3 किलोवाट का जो है स्टेशन लगा है तो 78,000 रुपीज़ तो सब्सिडी मिल जाएगी सुरेश को और बाकी पैसे उसको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह ये योजना है पीएम सूर्यघर योजना। क्या होगा देखिए, जो कार्बन उत्सर्जन है वो घटेगा। अब देखिए कैसे घटेगा, पहले बिजली जो थी सुरेश नॉर्मल वाली यूज करता था, इस बिजली के निर्माण के लिए मान लीजिए कोयला का दहन हो रहा है तो इससे क्या हो गया, पोल्यूशन हुआ ना। और इधर जब सोलर पे शिफ्ट हुआ सुरेश तो सुरेश का घर हो गया एकदम पोल्यूशन फ्री। क्या हो गया, पोल्यूशन फ्री। बात समझ आ गई होगी। चलिए कैसे आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है? देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए तो पहली चीज़, उसके पास पहले से बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल जंगल में बैठा है और पीएम सूर्यघर के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, नो। आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के घर में पहले से सोलर कनेक्शन होना चाहिए। मकान भी खुद का होना चाहिए सुरेश का। सुरेश पता चला रमेश के मकान में अप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर रमेश की बीवी और रमेश के भाई बहन वो लड़ने झगड़ने आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। और पहले सब्सिडी न लियो, यानी कि किसी और योजना, मान लो पीएम कुसुम योजना से सब्सिडी ले लियो सुरेश ने, तो फिर सुरेश को फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि किसी और योजना में सब्सिडी नहीं ली जानी चाहिए। और राजस्थान का स्थान जो है 5वां है, रैंकिंग काफ़ी नीचे है। और अगर स्टेट में बात की जाए तो जयपुर का जो है पहला स्थान है। आगे अपन देखते हैं, देखिए इस तरह के जो बड़े बांध बने होते हैं, जैसे हमारा टिहरी बांध है, आपने देखा होगा राजस्थान में बिसलपुर बांध है। ये बांध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? सबसे पहले तो इनसे बिजली का उत्पादन होता है,
ठीक है। दूसरा इनसे होती है हमारी पेयजल की सुरक्षा, और कई बांधों से सिंचाई की सुरक्षा, सिंचाई जो है की सुविधा भी मिलती है। इस प्रकार हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बांध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन देखिए इन बांध क्या है, काफ़ी पुराने हो गए हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होती है। मान लो बांध टूट जाए तो बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आ सकता है। जैसे बोला जाता है कि अगर जो टिहरी बांध है उत्तराखंड का, अगर वो टूटा तो पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो बाढ़ में ग्रस्त हो जाएगी। तो सोच के देखिए ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी और मेजर समस्या है। इसलिए जो पुराने बांध है उनके मेंटेनेंस के लिए एक योजना के साथ में सरकार आई थी 2021 में, उसी योजना के बारे में बात की गई है। थोड़ी सी डेटा की बात कर लेते हैं। भारत में जो है 6,628 जो है वो बांध है, और इस हिसाब से तीसरे स्थान पे है दुनिया में। पहले पे यूएसए है, दूसरे में चाइना है और तीसरे पे इंडिया है बड़े बांधों की संख्या के रूप में। ये बांध सिंचाई में, जल विद्युत में, बाढ़ नियंत्रण में और पेयजल में अहम भूमिका निभाते हैं। 6,628 हमने बात करी, कुल बांध है इसमें 6,545 तो चालू है और 83 जो है अभी निर्माण की स्टेज में है। इस तरह से याद रखना नहीं, सिर्फ एक डाटा 6,628 आप याद रखेंगे, और वर्ल्ड में स्थान जो है वो थर्ड है अपना, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 291 तो 100 साल से ज़्यादा पुराने, ये बहुत ज़्यादा रिस्की बांध है। ठीक है। 26% 50 साल से पुराने, यानी कि एक बड़ा लोट है वो भी पुराना हो रहा है। ठीक है। इस तरह की जो है समस्या आ रही है। और इंडिया का जो सबसे पुराना बांध है वो कलनई है, जो कि तमिलनाडु में लगभग 2000 साल पुराना है। ठीक है। ड्रिप जो योजना है जिसके बारे में बात करी 2021 में आई, इस योजना में क्या करेंगे भाई, बांधों का पुनर्वास किया जाएगा। यानी कि क्या क्या किया जा सकता है, जैसे बांध के मान लो तल में गाद की समस्या हो गई हो, बांध के तल में गाद की समस्या। गाद क्या होता है, गाद बेसिकली छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं, उससे क्या उसकी भराव क्षमता कम हो जाती है, तो ये समस्या हो सकती है। दूसरी, बांध की दीवार कमजोर हो सकती है। जो बड़े बड़े चैनल गेट लगाए जाते हैं वो चैनल गेट कमजोर हो सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं वो बांध पुनर्वास कार्यक्रम के तहत ठीक की जाएगी। यानी कि कोई संरचनात्मक मरम्मत है वो की जाएगी। कुछ अगर मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिकीकरण करना है, कोई नई तकनीक लगानी है तो वो भी इसमें किया जाएगा। जो गेट है उनको अपग्रेड किया जाएगा। और निगरानी प्रणाली, यानी जल भराव की जो क्षमता है, मान लीजिए ये एक बांध है फॉर एग्जाम्पल, आप यूँ समझिए, अब उसकी जो मैक्सिमम क्षमता यहीं तक है, पॉइंट बी तक। ठीक है। अब मान लो पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए समय से, पता चला नहीं तो ओवरफ्लो हो गया और बांध टूट गया। इस तरह की समस्याएं जो है वो भी आती है। अब जो अधिनियम है वो 2021 में आया। इसका क्या रीजन था, बांध की विफलता से आपदा को रोकना, निगरानी रखना, निरीक्षण करना, संचालन करना और बांध का रखरखाव करना, ये इंपॉर्टेंट बातें इसके तहत की गई थी। और सुरक्षित कामकाज के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना था। और इसी तरह से NCDS जो है एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई बांधों के लिए। और ये जो समिति है ये सर्वोच्च संस्था कि बांध के मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इस समिति के माध्यम से लिया जाएगा। शीर्ष नीति निकाय है बांध सुरक्षा के मामले में फरवरी 2022 में गठन किया गया और अब तक 11 बैठकें इसकी हो गई। इससे क्या, देश में एक समान मानक तय करना। हमारे साथ समस्या क्या होती है, अलग अलग राज्य है और मैक्सिमम जो अपने बांध है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इससे जो है समस्या होती है, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 98% से ज़्यादा जो बांध है वो सीधे सीधे राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, सीधे राज्य सरकार के अंडर में। इसलिए अलग अलग सरकारें अलग अलग मानक ना रखें। यानी कि केंद्र जो ये बॉडी है विश्व की बाकी देशों की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे सीखे और उसके माध्यम से अप्लाई करें। और विश्व बैंक जो है वो उसमें आर्थिक सहायता भी हमारी इस प्रोग्राम में दे रहा है, ये भी एक बात है इसमें। ठीक है। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है धर्म, ठीक है, वो भी इसकी मॉनिटरिंग के लिए सेपरेटली काम कर रहा है। जैसे स्वामित्व की बात करें तो राज्य सरकार के पास है 98.5%, यानी 6,628 जो टोटल बांध है इसका 98.5% तो राज्यों के पास में है और केंद्र के पास में मात्र 0.7%, यानी कि 2-4 जो बड़े बांध है वही सिर्फ केंद्र के पास है। और सर्वाधिक बांध वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र नंबर 1, मध्य प्रदेश 2, गुजरात 3, छत्तीसगढ़ 4 और राजस्थान की हमने बात करी थी 5वें स्थान पे राजस्थान बांधों की संख्या के मामले में। आज हमने बात करी युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी के बारे में। WPI महंगाई जो अप्रैल में बढ़ के काफ़ी ज़्यादा 8.3% हो गई, उसके बाद में जूनियर एशियन बॉक्सिंग गोल्ड जो जीता है यश कुमार, राजस्थान के 14 वर्षीय भरतपुर के रहने वाले, उनके बारे में। रोबोट का जो खतरा बढ़ता जा रहा है जॉब्स को लेके उसके बारे में, मणिपुर हिंसा के बारे में और PM सूर्यघर योजना के बारे में, और लास्ट में हमने बांध के बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो। और इसी प्रकार अब 2 दिन की छुट्टी है, आप अच्छे से रहिए और अच्छे से प्रिपेयर होके कल आइए, कल मिलते हैं फिर। हैं, जय हिंद।